सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा जी मंजू जी। आज स्टूडियो में थोड़ी सी हरियाली छाई हुई है। हाँ, सही बात है। हाँ। स्टूडियो में ही नहीं, बाहर भी हरियाली छाई हुई है भाई। दिन विशेष है ना, हाँ, इसलिए दिन विशेष है। आज विश्व पृथ्वी दिवस है और वैसे हरियाली की जरूरत तो हमें हमेशा ही रहती है, चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी साल हो, कोई भी महीना हो, पूरा जीवन भर हरियाली के बिना क्या हम रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी ये जो आज का दिन है विशेष इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पर्यावरण सुरक्षा के उपायों को दर्शाने के लिए और साथ ही साथ पर्यावरण सुरक्षा के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 अप्रैल को पूरे विश्व में लोगों द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो दिन विशेष का महत्व यही होता है कि हम उस बात के बारे में, उस चीज के बारे में, उसके महत्व के बारे में जाने, समझे और उसे ठीक रखने का प्रयास करें। ये हमारा उद्देश्य होता है दिन विशेष के पीछे। तो आज है विश्व पृथ्वी दिवस। इसके अलावा आज हम अपने कार्यक्रम में सरोदवादी का शरण रानी की बात करेंगे और थोड़ा घूमने भी जाएंगे। गर्मी बढ़ गई है तो थोड़ी ठंडी ठंडी जगह पर चलेंगे। मैं पूछना चाह रही थी कहाँ चलेंगे, लेकिन वो अभी मत बताइए। अच्छा। हाँ, ये राज की बात रहेगी। ठीक है, चलो राज ही रहने दिया। तो हम घूमने जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे ये बाद में बताएंगे। इसके अलावा आजकल जो है हम लोग घर से ही थोड़ा काम कर रहे हैं क्योंकि जो परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि बाहर जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। और वैसे भी कई काम ऐसे हैं जो हम घर से कर भी सकते हैं। तो जैसे कई महिलाएं हैं तो वो घर से ही काम करती, लेकिन इसके लिए अनुशासन कितना जरूरी है, इस विषय पर हम बात करेंगे। और हमारा जो आने वाला कल है, यानी हमारा आने वाला समय है, उसको बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास है वो आज से ही करने पड़ेंगे। तो इस बात का क्या महत्व है, इस विषय पर भी हम बात करेंगे, है ना? बिल्कुल बात करेंगे। और जो हम बात कर रहे थे विश्व पृथ्वी दिवस की, तो आपको और सखियों को बता दें कि पहली बार इसे सन 1970 में मनाया गया और उसके बाद से लगभग 192 देशों द्वारा वैश्विक आधार पर सालाना इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत एक अमेरिकी सीनेटर और पर्यावरणविद गैलॉर्ड नेल्सन ने की थी। साल 1969 में कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में तेल रिसाव के कारण भारी बर्बादी हुई, जिससे वे बहुत आहत हुए और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कुछ करने का उन्होंने फैसला किया। उनके प्रयासों के बाद 22 अप्रैल को यह दिन मनाने का फैसला किया गया। शुरुआत हुई यहाँ से। बिल्कुल, हर साल इस दिवस की, इस दिन की एक थीम होती है और इस साल विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है रिस्टोर द अर्थ, यानी कि पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। और वैसे तो मनुष्य द्वारा प्रकृति पर किए गए जो अत्याचार हैं उनकी वजह से पिछले कई वर्षों से हम इसके जो परिणाम हैं वो देख ही रहे हैं मंजू जी। लेकिन कोरोना काल, ये जब आई बीमारी, महामारी, तो इसने एक बार फिर ये साबित किया कि पृथ्वी और पर्यावरण से छेड़छाड़ जो है वो हमें बहुत भारी पड़ने वाली है। बिल्कुल, तो यही तो बात सिखाते हैं ये विशेष दिन आते हैं कि हमें इन चीजों से छेड़छाड़ और पृथ्वी से छेड़छाड़, प्रकृति से, पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं करना है। हालांकि हम जानते हैं कि इससे हम बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसके संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इसकी और भी हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। और इसका जो सबसे मुख्य जो बात है जो हम कर सकते हैं इस पर्यावरण के लिए, वो है पेड़ लगाना। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने जीवन काल में जितने हो सके अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, लेकिन ना संभव हो तो कम से कम 1-2 पेड़ तो हम अपने घर के आसपास जहाँ जगह है वहां हमें जरूर लगानी चाहिए। और गमलों में अगर थोड़े पौधे लगाएं तो वो भी अच्छी बात है। तो बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो पृथ्वी है एक तरह से हमारी माँ स्वरूप है, ये हमें देती रहती है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ये हमें जो भी दे रही है हम उसका थोड़ा ख्याल रखें। इतने संसाधन हैं हम पृथ्वी से लेते हैं, तो और वो संसाधन सारे सीमित हैं। तो ये मनुष्य होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन सीमित संसाधनों का हम इतने ख्याल से उपयोग करें
कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो अगली पीढ़ी है, उसके लिए भी तो कुछ बचे। बिल्कुल, उसके लिए भी बचे, यानी इन संसाधनों का उपयोग हमें बहुत मितव्ययता से करना है। जितनी जरूरत हो उतना ही ले। और दूसरी बात ये कि अगर इनको बचाए रखने का कुछ प्रयास अगर हम कर सके तो वो भी करें, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बचा रह सके और आने वाली पीढ़ी हमें ये ना बोले कि देखो हमारे बुजुर्गों ने ये क्या किया था और इसकी वजह से आज हम ऐसे पर्यावरण में है कि सांस लेना भी दुभर हो रहा है। जी, ऐसा बिल्कुल, वो ना बिल्कुल। कहें। और पर्यावरण के प्रति की गई लापरवाही हमारी आने वाली पीढ़ी को परेशानी में डाल सकती है। तो हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो इस समस्या को यदि कम ना कर सके तो कम से कम इसे बढ़ाए भी नहीं। आज विश्व पृथ्वी दिवस पर हम सबको ये प्रण लेना है कि पर्यावरण को ठीक रखने में हम अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। बिल्कुल, आज के दिन हम ये संकल्प लें कि प्रकृति को स्वच्छ रखेंगे और जितनी जरूरत होगी उतना ही लेंगे और आने वाली पीढ़ी को बेहतर प्राकृतिक वातावरण देंगे। और विश्व पृथ्वी दिवस का जो महत्व है मानवता के संरक्षण के लिए बढ़ जाता है। हमारे द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक जो असंतुलन है और प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं या होने के कगार पर हैं। ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं और समुद्र का जो स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। जो ओजोन परत है वो हर तरफ से उसमें कहीं ना कहीं छेद हैं। तो मौसमों में भी भारी परिवर्तन देखा जा रहा है और ये सब पर्यावरण असंतुलन का ही परिणाम है। तो हम अपने स्तर पर जो भी उपाय कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और उपाय यही हो सकते हैं, एक तो यह है कि हम जैसे कि वाहनों का उपयोग करते हैं, वाहनों से कितना धुआं निकलता है, तो जब बहुत ज़रूरत हो तो ही हम उनका उपयोग करें। करते क्या है, हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो भी हम कोई वाहन लेके जाते हैं, जबकि हमें पैदल जाना चाहिए। छोटी मोटी कोई चीज़ खरीदने थोड़ी दूरी पर जाना है तब हम वाहनों का उपयोग ना करके बल्कि पैदल जाएं तो अच्छा होगा। और कुछ समय के लिए अगर थोड़ी और दूरी पर जाना है तो आप साइकिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो उससे जो है धुएं का उत्सर्जन नहीं होगा, तो वो भी पर्यावरण को ठीक बनाए रखने का एक माध्यम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात पानी का उपयोग भी, हम कई लोग इतनी लापरवाही से पानी का उपयोग करते हैं। इन गाड़ियों को धोने के लिए एक पाइप लगाएंगे और खूब सारा पानी उस पर डालते हुए और गाड़ियां धोने का काम करें, जबकि एक बाल्टी के अंदर आप पानी भर के कपड़ा लेके उससे भी उसकी सफाई की जा सकती है। बिल्कुल, इसके अलावा रिसाइकलिंग करना, ये जो हमारी घर की जो चीजें हैं, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, रसोई घर से जो कचरा निकलता है वो हम रिसाइकल कर सकते हैं। वो जो जैविक कचरा है उसे अगर आप खाद के रूप में बदल दें तो आप अपने पेड़ों को दे सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम छोटे स्तर पर ही सही अपने स्तर पर एक अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं पृथ्वी को बचाने में, पर्यावरण को बचाने में। और जो आप प्रदूषण की बात कर रही थी, तो एक सबसे बड़ी चीज देखी गई है कि जब हम सिग्नल, अधिकतर देखा है मैंने, जब हम सिग्नल पे रुकते हैं तो चालक क्या करते हैं, वो अपना इंजन चालू ही रखते हैं और उस समय उस पूरे उस जो सिग्नल का जो क्षेत्र है उसमें इतना धुआं हो जाता है। तो एक छोटी सी बात है, क्यों ना सिग्नल पर हम जब भी रुकें अपनी गाड़ी को बंद करें। तो ये बोलने में शायद ये बहुत छोटे छोटे प्रयास लगते हों, लेकिन पर्यावरण को बचाने में ये बहुत बड़े कदम साबित हो सकते हैं। और हर व्यक्ति हमेशा यही कहता है कि भाई मैं अकेला क्या करूं, मैं अकेला क्या करूं। लेकिन अकेले अकेले भी अगर हम अपने स्तर पर छोटे छोटे उपाय करते चलेंगे तो यही एक दिन बहुत बड़ा अभियान बन सकता है और चारों तरफ हरियाली हो सकती है। हमने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ा भी है, आकांक्षा, कि जिन्होंने अकेले ही अपने प्रयासों से कई एकड़ बंजर जमीन जो पड़ी हुई थी उसको एक हरे भरे जंगल में तब्दील उन्होंने कर दिया। केवल उन्होंने जो अपने काम के बाद जो थोड़ा समय उनको मिलता था उस समय में जाकर के छोटे छोटे प्रयास करते रहे, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाते रहे, जैसा कि तुमने कहा कि कचरे को खाद में परिवर्तित करके, इस तरह के प्रयासों से उन्होंने बहुत बड़ी जमीन जो कि बंजर पड़ी हुई थी और लोग सोचते थे कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसको उन्होंने एक हरे भरे जंगल में बदल दिया। तो ये पर्यावरण की दिशा में बढ़ाया गया कितना बड़ा कदम है। बिल्कुल, अगर इच्छा हो, ललक हो और पर्यावरण के प्रति, अपनी पृथ्वी के प्रति, अपने धरा के प्रति कुछ करने की इच्छा है आप में, तो छोटे छोटे प्रयास से भी आप बड़ा काम कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये इच्छा हम सभी के मन में होना अनिवार्य है। ये यहाँ कोई विकल्प नहीं है, अनिवार्यता यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी के प्रति, इस धरा के प्रति, इस धरती के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं और अगर हम नहीं निभाएंगे इन्हें तो हम ही मुसीबत में पड़ जाएंगे और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके जीने का क्या, किस तरह से वो सांस ले पाएंगे, ये कहना भी कठिन कार्य होगा। जी।
कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। आजा रे, हम लिए आशा के दिए नैनन में, दिए हमरी आशाओं के कभी बुझ न पाए। कभी आंधियां जो आके इनको बुझाए। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। पूर्वा भी गाएगी, मस्ती भी छाएगी, मिलके पुकारो तो फूलों वाली जो रुत है आएगी। हाँ, सुख भरे दिन दुख के बिन लाएगी, हम तुम सजाए आओ रंगों के मेले। रहते हो बोलो काहे तुम यूं अकेले। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। तू आजा रे। हर संत कहे साधु कहे, सच और साहस है जिसे
तो आकांक्षा, ये धरती, ये आकाश, सभी कुछ हमारा है, तो इसको सहेजने की जिम्मेदारी भी हमारी ही हुई ना। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो ऐसे कई तरीके हैं जिससे हम अकेले और सामूहिक रूप से धरती को बचाने में योगदान दे सकते हैं। वैसे तो हमें हर दिन को पृथ्वी दिवस मानकर उसके संरक्षण के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन अपनी व्यस्तता में व्यस्त इंसान यदि विश्व पृथ्वी दिवस के दिन ही थोड़ा बहुत योगदान दे तो धरती के कर्ज को थोड़ा बहुत उतारा जा सकता है। है ना। तो धन्यवाद देते हैं हम इनको। और आज सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे शरण रानी की। सरोद वादिका है ये। तो शरण रानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादक थी। और शरण रानी वो प्रथम महिला थी जिन्होंने सरोद जैसे मर्दाना साज को संपूर्ण ऊंचाई दी। वो प्रथम महिला थी जो संगीत को लेकर पूरे भूमंडल में घूमी, विदेश गई और सरोद बजाने की वजह से जिन्हें कई सम्मान और उपाधियों से नवाजा गया। वे प्रथम महिला थी जिन्होंने 15वीं शताब्दी के बाद बने हुए वाद्य यंत्रों को न केवल संग्रहित किया बल्कि उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय को दान में दे दिया। जी, शरण रानी का जन्म 9 अप्रैल सन 1929 को दिल्ली के एक जाने माने परिवार में हुआ था। और उस समय लड़कियों के संगीत क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेने की एक तरह से मनाही थी। लेकिन प्रतिकूल वातावरण होने के बावजूद शरण रानी ने सरोद वादन में निपुणता हासिल की। उन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खां और उस्ताद अली अकबर खां से संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। वे मेहर सेनिया घराने से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने कई रागों की रचना की थी। वाद्य संगीत तथा सरोद वादन के क्षेत्र में वो देश की पहली महिला कलाकार थी जिन्होंने अमेरिका तथा ब्रिटेन की संगीत कंपनियों के साथ रिकॉर्डिंग की। इसी वजह से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारत की सांस्कृतिक राजदूत कहकर संबोधित किया था। शरण रानी ने सन 1992 में सरोद के उद्भव, इतिहास और विकास पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था द डिवाइन सरोद, इट्स ओरिजिन, एंटिक्विटी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया सिंस BC सेकेंड सेंचुरी। और वर्ष 1998 में उनकी विथिका से 4 वाद्य लेकर डाक टिकट भी जारी किए गए थे। यहाँ बता दें कि उन्होंने शरण रानी बकलीवाल विथिका की स्थापना की थी जिसमें लगभग 450 शास्त्रीय संगीत के वाद्यों को प्रदर्शित किया गया था। हाँ, और इन्हीं ये जो 450 इन्होंने शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र जो इकट्ठे किए थे उन्हीं में से 4 वाद्य लेकर के डाक टिकट बनाया गया था। और पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने उन्हें सरोद रानी का खिताब दिया था और उनके प्रशंसक भी उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। यानी कि शरण रानी उनका नाम था और वो सरोद बजाती थी इसलिए उन्हें सरोद रानी कहकर बुलाने लगे थे। और संगीत के प्रति समर्पण के कारण उन्हें 1968 में पद्मश्री, 1974 में साहित्य कला परिषद, 1986 में संगीत नाटक अकादमी, सन 2000 में पद्म भूषण और 2004 में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। और इसके अलावा उन्हें सरकार की ओर से राष्ट्रीय कलाकार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार और साथ ही साथ राजीव गांधी राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। शरण रानी ने 20वीं सदी की म्यूजिक लीजेंड मानी जाती हैं। उनके जीवन के अंत तक उनकी संगीत साधना थमी नहीं और अपने 80वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले यानी 8 अप्रैल सन 2008 को उन्होंने इस असार संसार से अलविदा कह दिया। हाँ, तो ऐसी थी शरण रानी या सरोद रानी और सभी कई उनके दीवाने थे उनके सरोद के। और सचमुच ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कई वर्षों से कह सकते हैं कि पुरुषों का एक आधिपत्य रहा, लेकिन वहाँ जाकर के अपना आधिपत्य स्थापित करना ये थोड़ा मुश्किल काम है जो कि शरण रानी ने कर दिखाया। चम चम घुंघरू बोले देखो, चम चम घुंघरू बोले, राधा लाज की मारी तूत डोले देखो, चम चम घुंघरू बोले देखो, चम चम घुंघरू बोले, राधा लाज की
बात चले तो आंचल ढलके, पग पग रूप गगरिया छलके। बात चले तो आंचल ढलके, पग पग रूप गगरिया छलके। कंचन काया झिलमिल झलके, कंचन काया झिलमिल झलके। खाए कमरिया हिचकोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले। राधा लाज की मारी तूत डोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले। मन गम गसा गनि गम, निसा नि दा निसा नि गसा, मग मग सनि 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 गम 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 దని दा गम దని दा। पल पल बढ़ती जाए उलझन, पार करे कैसे घर आंगन। पल पल बढ़ती जाए उलझन, पार करे कैसे घर आंगन। जान के दुश्मन बन गए झांझन, जान के दुश्मन बन गए झांझन। भेद जियरवा के खोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले। राधा लाज की मारी तूत डोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले। बिन ऐसे तड़पे गोरी, बिन चंदा जिस तरह चकोरी। बिन ऐसे तड़पे गोरी, बिन चंदा जिस तरह चकोरी। जाएगी मिलने चोरी चोरी, जाएगी मिलने चोरी चोरी। सास नदिया जब सोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले। राधा लाज की मारी तूत डोले, देखो चम चम घुंघरू बोले, देखो चम चम घुंघरू बोले। गाना सुनते हुए आकांक्षा हमारे भी थोड़े से पैर थिरक गए थे और हम बड़ा आनंद ले रहे थे हमें इस गाने का। और हमारे एक श्रोता ने एक सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता की कुछ पंक्तियां लिख करके भेजी है और बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, तो वो हम पढ़ के सुनाते हैं कि मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने एक भी पैसा न उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलर पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। और आगे और भी कुछ पंक्तियां हैं, लेकिन ये पंक्तियां हमें बड़ी सुंदर लगी तो हमने सोचा श्रोताओं के साथ हमें साझा जरूर करनी चाहिए। तो इनको धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, जिन सखी ने हमें लिख करके भेजा उनको हम धन्यवाद देते हैं। और हम जब दिन भर काम करते हैं ना आकांक्षा,
कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहता है, फिर कुछ छुट्टियां भी हमें मिलती है, तो हम ये सोचते हैं कि चलो परिवार के साथ कहीं घूमा जाए, कहीं जाया जाए। हाँ, मैं समझ रही हूँ। आज आप कहाँ घुमाने ले जा रही हैं? बिल्कुल, अब देखो गर्मी इतनी बढ़ गई है, तो हम सोच रहे हैं कहीं ठंडी-ठंडी जगह आपको घुमाने के लिए चलते हैं, है ना? तो आज पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की सैर हम करेंगे, लेकिन यहाँ हम श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि ये जो सैर होगी, ये केवल अभी फ़िलहाल के लिए बातों के माध्यम से ही होगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अभी बाहर का जो वातावरण है, जो हालात हैं, वो कुछ ठीक नहीं है और इस समय बाहर जाना बिल्कुल भी मुफ़ीद नहीं होगा। तो ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जब हालात सुधर जाए तभी आप कहीं भी घूमने के लिए जाए या घर से बाहर जाए, है ना? तो पर्यटन स्थल पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, सुदूर उत्तर पूर्व का यह राज्य अपने सौंदर्य ही नहीं बल्कि स्वच्छता के संस्कार और नागरिक जागरूकता के लिए भी आकर्षित करता है। एक व्यस्त सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां आ जा रही हो, तभी सिग्नल लाल हो जाए और हर गाड़ी बिल्कुल एक के पीछे एक खड़ी हो जाती है, वो भी बिना हॉर्न बजाए। सोचिए। तो हाँ, मतलब ये बात सोचने वाली है कि बिना हॉर्न बजाए, क्योंकि अभी हम यहाँ जब देखते हैं ना कि सिग्नल पर गाड़ियां खड़ी होती तो इतने हॉर्न बजाती है और सबकी इच्छा ये रहती है कि मैं किसी भी तरह साइड से होकर के आगे निकल जाऊं। ये प्रयास में वो आगे वाली गाड़ी को हॉर्न बजा बजा के परेशान कर देते हैं कि तुम अपनी गाड़ी को थोड़ा इधर उधर सरकाओ ताकि मुझे जाने के लिए रास्ता मिले। और ये नज़ारा देखकर कोई भी अभिभूत हो जाता है, यानी कि जो हम सिक्किम की बात कर रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं कि जब गाड़ियां एक के पीछे एक खड़ी हो जाए और वो भी बिना हॉर्न बजाए, तब ये नज़ारा हम देख करके हम अभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ऐसे अनुशासन के आदी नहीं है। जी, और अगर आपको ऐसा अनुशासन देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए कि आप पूर्वोत्तर आ गए हैं। और हो सकता है कि आप सिक्किम की राजधानी गंगटोक में हो, धूल धुएं से रहित, बिना शोर शराबे का एक शांत पहाड़ी शहर जिसे कुदरत ने नैसर्गिक सौंदर्य दिया, तो यहाँ के नागरिकों ने उसे सहेजने की जिम्मेदारी भी उठाई। ये बड़ी बात है कि प्रकृति तो हमें दे देती है, लेकिन हम उसको कितना सहेज कर रख पाते हैं, ये काम थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा जिम्मेदारी वाला भी है। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट के में कहीं भी जाएंगे तो वहाँ ऐसा ही वातावरण आपको देखने को मिलेगा। सिक्किम एक ऐसा प्रमुख पर्यटन स्थल है जहाँ की चोटियाँ, पवित्र झीलें, प्राचीन मठ, आर्किड नर्सरी और आश्चर्यजनक ट्रेकिंग मार्ग सिक्किम को एक परफेक्ट हॉलिडे प्लेस बनाते हैं। इसके अलावा सिक्किम अपने उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता, भव्य पहाड़ों, सुंदर झरनों और कई अद्भुत परिदृश्यों से भरपूर है। और यहाँ देखने लायक कई चीजें हैं, कई पॉइंट्स हैं, जैसे युमथांग घाटी। ये सिक्किम के मुख्य आकर्षणों में से एक है और जिसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी की सुंदरता देखेंगे तो आप भी मान जाएंगे कि इसे ये नाम क्यों दिया गया है। अगर आपको फूलों से प्यार है तो ये जो स्थल है, ये जो स्थान है, आपको बहुत पसंद आएगा। और यहाँ आप अलग अलग तरह के खूबसूरत फूलों के बीच अपने जीवन के कुछ क्षण सुकून से बिता सकते हैं। अब बात करते हैं लाचेन गांव की। सिक्किम का ये गांव हमेशा से अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शानदार नज़ारे के लिए जाना जाता है, लेकिन अब इसको पर्यटक पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स के रूप में भी जानते हैं। जिन लोगों को प्राकृतिक वादियों से प्यार है उनके लिए लाचेन पैराग्लाइडिंग ट्रेवलिंग किसी जन्नत से कम नहीं है। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग के दौरान टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक के लिए ये जगह बेहद ही शानदार है। तो जिन्हें एडवेंचर पसंद है वो यहाँ बिल्कुल जाएं। गुरु डोंगमर झील जो है, वैसे सिक्किम के प्राकृतिक सौंदर्य के चर्चे हर जगह मशहूर हैं, लेकिन इस झील की बात सबसे निराली है। ये झील समुद्र तल से लगभग 17,800 फीट की ऊंचाई पर है। ये गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में अलग अलग शानदार नज़ारों के साथ बेहद खूबसूरत लगती है मंजू। बिल्कुल, अब ऐसा मन नहीं करता इन बातों को पढ़ के कि वहीं पहुंच जाए। कम से कम मन तो वहां पहुंच ही जाता है। सकता है। हाँ, हालांकि हालात थोड़े से जब अभी जो नाजुक चल रहे हैं, लेकिन जब सब ठीक होगा तो जरूर कोशिश करें वहां जाने की। इसके बाद है सोमगो झील। ये झील 1 किलोमीटर लंबी है और अंडाकार है। मई और अगस्त के बीच
झील का क्षेत्र बहुत सुंदर हो जाता है। यहाँ दुर्लभ फूल देखे जा सकते हैं। इनमें बसंती गुलाब, आइरिस और नीले पोर्टल शामिल है। झील में जलीय जीवों और पक्षियों की कई प्रजातियां हैं और ये स्थान लाल पांडा के लिए भी जाना जाता है। और आकांक्षा, जब हम यहाँ जाते हैं ना, तो कई लोग इस लाल पांडा के ऊपर मतलब पाले हुए रहते हैं, इसके लिए उनके साथ कोई व्यक्ति होता है और फोटो खिंचवाने के लिए खास तौर पर बच्चों को बिठा देते हैं, बड़े भी बैठने की कोशिश करते हैं और इस तरह से उस पर बैठ करके फोटो खिंचवाने का यहाँ बहुत रिवाज है। इसके अलावा सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बती अध्ययन और अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है, और ये संस्था दुर्लभ पांडुलिपियों, पुस्तकों और बौद्ध धर्म से संबंधित संकेतों के व्यापक संग्रह के रूप में प्रसिद्ध है। ये इमारत जो है तिब्बती वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो ओक और सुनाबार के एक छोटे से जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ कला से संबंधित धार्मिक कलाकृतियां हैं और साथ ही साथ रेशम की कढ़ाई के साथ कई अद्भुत पेंटिंग्स भी है। तो ये आप देख सकते हैं, यानी कि वहाँ की जो संस्कृति है उसको लेकर के कई बातों की जानकारी आपको यहाँ पर मिल सकती है। और अब बात करते हैं नाथुला दर्रा की। ये जो जगह है ना, ये बड़ी फेमस जगह है। हालांकि ये काफी दूर है, लेकिन जाने वालों की संख्या काफी और लोग पसंद करते हैं। नाथुला दर्रा यानी कि नाथुला पास, नाथुला के पास भारत चीन बॉर्डर है और ये गंगटोक से 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ जाने के लिए पहले परमिट बनवाना पड़ता है और इसके लिए बुकिंग के साथ ही 2 फोटो और पहचान पत्र की एक कॉपी भी आपको देनी पड़ती है। तो अगर आप सिक्किम जा रहे हैं और आपको नाथुला पास भी देखना है तो आप इस बात का ख्याल रखें कि अपने 2 फोटो आप हमेशा साथ ले जाएं। और जहां तक पहचान पत्र की बात है ना आकांक्षा, तो वैसे तो हम कहीं भी जाएं तो हमें अपना पहचान पत्र साथ में रखना ही चाहिए। और यहाँ जाने के लिए शहरी सीमा पार करते ही गाड़ी खुले पहाड़ी रास्ते पर बढ़ चलती है। एक और आसमान में फख्र से सिर उठाए ऊंचे पहाड़ है, तो दूसरी ओर अपनी विनम्रता की मिसाल देती गहरी खाइयां हैं। और ये 2 तरफ का जो नजारा होता है ना, इधर देखो तो कुछ और नजारा दिखता है और उधर देखो तो कुछ और नजारा दिखता है। कुल मिलाकर के ये जो सौंदर्य है सिक्किम का, ये आंखों में बस जाता है हमेशा के लिए। बिल्कुल। और अगर आप गंगटोक जाते हैं घूमने, तो गंगटोक में एक व्यस्त जगह है माल रोड। यहाँ पर महात्मा गांधी की एक बड़ी प्रतिमा है। रोड के दोनों तरफ सुसज्जित दुकानें और कई जगमगाती इमारतें हैं। बीच में डिवाइडर पर हरियाली में बैठने के लिए बेंचेस भी हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पर डस्टबिन रखे गए हैं। यानी एक तरतीब से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। गंगटोक में एक दिन के स्थानीय टूर में 7 से 11 पॉइंट घुमाए जाते हैं। इनमें गणेश टोक मंदिर, व्यू पॉइंट और कुछ वाटरफॉल भी शामिल है। तो ये सब चीजें आप वहाँ देख सकते हैं। और अब मन में शायद सवाल ये आता होगा कि भाई पहुंचा कैसे जाए, सिक्किम कैसे जाए? सबसे जरूरी सवाल। हाँ, अगर कोई जानकारी दे दे तो सुविधा हो जाती है ना हमें। तो सिक्किम जाने के लिए सिक्किम देश के अन्य भागों से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सबसे नजदीकी जो एयरपोर्ट है वो है बागडोगरा, जो मुख्य शहर से करीब 125 किलोमीटर दूर है। और नजदीकी रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और कलिम्पोंग शहरों से गंगटोक अच्छी तरह से जुड़ा है। न्यू जलपाईगुड़ी से गंगटोक 120 किलोमीटर है और यहाँ से आप शेयर टैक्सी और बसें भी मिलती है, जिनके द्वारा आप जा सकते हैं, या फिर खुद अपनी गाड़ी लेकर अपनी टैक्सी बुक करके भी आप वहां पर जा सकते हैं। तो इस जगह हम जरूर घूमने जाएंगे जैसे ही बाहर का जो माहौल है थोड़ा ठीक होता है, नियमों में थोड़ी सी शिथिलता आती है। तो कोशिश करें। लेकिन उससे पहले हम गीत के माध्यम से वहां चले जाते हैं। थोड़ा फूलों की बात करते हैं, थोड़ी घाटियों की बात करते हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम सिक्किम पहुंचने वाले हैं। जाए रे जाए रे जाए
दर्पण और किरण ओढ़ा तू आंचल एक जोगन है बनी आज दुल्हन हो उड़ जाए कहीं बन के पवन हो आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन यहाँ हमें जमाना देखे तो आओ चलो कहीं छुप जाए अच्छा यहाँ हमें जमाना देखे आओ चलो कहीं छुप जाए भीगा भीगा नशीला दिन है कैसे कहो प्यासे रह पाए तू मेरी मैं हूँ तेरा तेरी कसम हो मैं तेरी तू है मेरा मेरी कसम हो आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन करने को ललचाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन तो भाई हम थोड़ा बहुत ऐसा यूं समझ लीजिए कि सिक्किम को हम टच करके आ गए ऐसा लगा हुआ हाँ ऐसा एहसास हमें हुआ है गाना सुन करके। खैर हम वर्क फ्रॉम होम जो है आजकल आकांक्षा और इसकी जरूरत महसूस की गई समय की मांग है। हाँ समय की मांग है जैसे कि पिछले साल से लेकर के अभी तक कई काम ऐसे हैं जो घर से ही किए जा रहे हैं यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई भी आजकल तो घर से ही हो रही है। तो समय की मांग भी है और कुछ लोगों की ये जरूरत भी है जैसे कि महिलाएं हैं जिनके बच्चे छोटे हैं वो बाहर जाकर के काम नहीं कर सकती लेकिन अगर घर में ही बैठे बैठे कोई ऐसा काम हो जो उन्हें मिल जाए तो ये दोनों ही बात हो जाती है कि वो अपने घर और बच्चे को भी संभाल लेती हैं और काम करके पैसे का अर्जन भी वो कर सकती हैं। और वर्क फ्रॉम होम को अब बड़े स्तर पर अपनाया जा रहा है और खास तौर पर ये जो कोरोना काल आया तो इसकी जरूरत और महत्व ज्यादा बढ़ गया। हाँ लेकिन ये करते समय भी जो अनुशासन है उसकी जरूरत हमेशा ही महसूस की जाती हर जगह पर और इस काम में भी है। कई तरह की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब वर्क फ्रॉम होम बड़े स्तर पर अपनाया गया और खास तौर पर अभी जैसा कि तुमने बताया कि कोरोना काल में इसकी जरूरत महसूस हुई और महिलाओं के लिए एक वरदान की तरह है जिनके जैसे कि हमने अभी कहा है कि बच्चे छोटे हैं वो कर सकते हैं और घर से काम करने के कुछ फायदे ये भी हैं कि यात्रा की चिंता नहीं रहती है और ना ही लंच बॉक्स बनाने की चिंता रहती है, न ड्रेस कोड की चिंता रहती है और न अन्य बेकार के खर्चों की जरूरत महसूस होती है और ना ही इस बात का टेंशन होता है या दबाव होता है कि भाई आसपास
आसपास हमारा बॉस घूम रहा है तो हम काम कर रहे हैं या नहीं, या उनकी निगाह हम पर है। ऐसा ना हो कि हम उनकी नज़र में मतलब ऐसा हो जाए कि भाई ये काम ठीक से नहीं करता, ऐसा नहीं। तो इन सब बातों से हम बचे रहते हैं। तो काम के इस तरीके में ज़रूरत होती है पूरे समर्पण और फोकस की, और अनुशासन का पालन कर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को घर बैठे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन घर से काम करने में कुछ बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। जैसे पहली बात तो ये कि काम उतना ही आप लें जितना कर सकें। घर से ही करना है, इसमें क्या परेशानी है? इस तरह की सोच के चलते अगर ज़्यादा काम हाथ में ले लेंगे तो वो हमारे लिए ही परेशानी का कहीं न कहीं कारण बन जाता है। इसलिए कभी पूरे नहीं हो पाने वाले लक्ष्य को तय ना करें। हाँ, बिल्कुल ऐसा करें ही ना। और समय का बेहतर प्रबंधन और सही व्यवस्था एक नियमित दिनचर्या का पालन करके की जा सकती है। दिन की शुरुआत के साथ ही ये सोच लें कि आपको दिन भर के समय का पूरा उपयोग कैसे करना है। बिना प्लानिंग से जो काम किए जाते हैं उन कामों में समय की बर्बादी अधिक होती है। प्लानिंग से किया जाएगा तो हमें पता रहेगा कि इतने समय में हमें ये काम पूर्ण करना है। और काम के प्रति जो हमारा रवैया हमें बहुत आगे ले जा सकता है। काम चाहे घर से करें या दफ्तर से, परिस्थिति के अनुसार अपने व्यक्तित्व को ढालने की जिम्मेदारी हमें ही लेनी होगी। और ऐसी कोई वजह नहीं जो हमें महत्वाकांक्षी बनने, अपने लक्ष्य को हासिल करने और काम और जीवन का जश्न मनाने से रोक सके। और बिस्तर में आराम फरमाते हुए ईमेल्स का जवाब देने या प्रोजेक्ट पूरा करने का विचार ये अच्छा तो लगता है, लेकिन काम की एक समर्पित जगह तय होना उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है। अगर हम अपने काम के प्रति गंभीर हैं तो ये जरूरी है कि घर में एक जगह आपके काम के लिए हो, और इससे न केवल काम करने की ऊर्जा मिलेगी बल्कि काम को अंजाम तक पहुंचाने में हमको मदद भी मिलेगी। और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि घर से काम करने के दौरान अगर आप कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो तो ये नहीं कि आप घर से काम कर रहे हैं तो चलो घर के ही कपड़ों में मीटिंग अटेंड कर ली। मीटिंग अटेंड करते समय भी अपने कपड़ों का पूरा ध्यान रखें। हाँ, बिल्कुल। और काम के इस तरीके में भले ही आप अपने सहकर्मियों से दूर हो, लेकिन बातचीत के सभी चैनल खुले रखें और अपने साथी कर्मचारियों के साथ जुड़े रहकर खुद को अपडेटेड रखें। डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस दौर में दूर बैठे लोगों के साथ जुड़ना अब मुश्किल काम नहीं रहा है, तो इसका फायदा उठाएं। और इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम में इन बातों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो जरूरी काम है वो आप पहले करें और कुछ वक्त अपने लिए निकालें। ऐसा नहीं कि दिन भर काम घर में है तो वही करते ही रहो, थोड़ा वक्त अपने, नहीं तो क्या होगा कि हम बोर हो जाएंगे बहुत जल्दी। और काम के बीच में थोड़ा थोड़ा हमें ब्रेक लेना भी आवश्यक हो जाता है। और काम का जो समय है वो समय सीमा तय कर लें। मतलब आपको जैसे दफ्तर का जो समय रहता है उसी के आसपास, जैसे 10 से लेकर 5 बजे तक आपको ऑफिस का ही काम करना है। उसके बाद आप घर में है। बिल्कुल, जैसे हम 10 to 5 की ड्यूटी ऑफिस जाकर के पूरी करते हैं, तो घर में भी उस तरह से थोड़ा सा मैनेज अगर किया जाए तो हम काम भी कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं और घर और परिवार की तरफ ध्यान भी दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी। ये हमारी उत्पादकता को या फिर हमारे मूड को ठीक रखने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जरूरी रह होता है। और हम क्या लेते हैं ब्रेक के दौरान? ब्रेक के दौरान हम गीत सुनते हैं। हाँ, संगीत का सहारा लेते हैं।
आकांक्षा, हमारे एक साथी ने हमें ये लिख कर के भेजा है कि वर्क फ्रॉम होम, इसमें इतना ज़रूरी है अनुशासन जितना ऑफलाइन में नहीं था। भाषा, पहनावा, स्थान, ज्ञान सभी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और मैं 2 सालों से इसी नाव पर सवार हूँ। और एक हमारे श्रोता ने ये भी लिखा है कि भई बेहतर कल के लिए आज को पूरा जीना पड़ता है और सकारात्मक सोच के साथ की जाने वाली कल की जो तैयारी है वो हमारे आज को अच्छा बनाती है। तो इन श्रोताओं को हम धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि आज जो है क्या करें कि हमारा आने वाला कल बेहतर बने, इसके लिए कुछ प्रयास ज़रूरी है। हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा आने वाला जीवन सुखी हो, संपन्न हो और बेहतर हो। इसके लिए प्रयास आज से ही करने पड़ेंगे। कई बार जीवन में ऐसे अप्रत्याशित पलों का सामना करना पड़ जाता है जिन पर बाद में सिर्फ अफसोस जताते रह जाते हैं हम। ऐसा ना हो, इसके लिए सजगता और समझदारी दोनों ही बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल, तो यदि हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम आर्थिक रूप से मजबूत रहें, रिश्तेदारों और दोस्तों का भरपूर साथ मिले हमें और हम अपने लक्ष्यों को पाने में सफलता हासिल करें, तो इसके लिए कुछ खास विकल्प अपनाने होंगे। यानी ये बात जो है वो जीवन शैली, आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ता सभी के लिए जरूरी है। हाँ, यानी सभी क्षेत्रों में इस बात को हमें अपनाना पड़ेगा कि कल की तैयारी आज से ही करें। और खासतौर से स्वास्थ्य की बात को लेकर आकांक्षा, हमने इस बात को महसूस किया कि भाई जिनके स्वास्थ्य पहले से ही, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य को थोड़ा संभाल कर रखा था, खा पी कर, व्यायाम करके और अगर अच्छी तरह से उसको बनाए रखा था, तो आने वाली परिस्थितियों से लड़ने में उन्हें सुविधा हुई, है ना। तो आज की जिंदगी ही आने वाले सालों की सफलता की नींव रखती है और इसलिए आज ही कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं। जरूरत है अपने अंदर थोड़े बदलाव लाने और आसपास के माहौल और लोगों को समझने की, ताकि आज से ही आने वाले जीवन का रास्ता सुगम बनाया जा सके। एक अच्छी और निश्चिंत जीवन शैली के लिए प्रतिबद्धता बेहद जरूरी है और ये हमारे मानसिक और शारीरिक विकास की एक खास प्रक्रिया है। अपनी दिनचर्या में आज से ही व्यायाम और अच्छे खान-पान को शामिल करें। इससे आने वाले सालों में आप स्वस्थ और खुश नजर आएंगे। हर व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के बारे में जानना और सोचना चाहिए। अगर हम अपनी इच्छाओं को जानना बंद कर देंगे तो हम ये नहीं कर पाएंगे कि भविष्य में क्या बन सकते हैं। इसलिए आज से ही अपने सपनों को समझना होगा, अपने लिए समय निकालना होगा और उन्हें पूरा करने के लिए अपना 100% प्रयास देना होगा। तब हम अपने अनुसार जिंदगी जी पाएंगे। कई लोग बाद में बड़े अफसोस करते हैं कि अरे, पिछले सालों में अगर हमने इस फील्ड में गए होते, इस फील्ड में जाने का प्रयास किया होता, ये खेल खेला होता, इस नौकरी के लिए हमने कोशिश की होती, तो हमारा जीवन ज्यादा अच्छा होता। लेकिन उसके लिए हमको समय रहते सोचना पड़ता है और प्रयास भी करना पड़ता है। और उस प्रयास के दौरान आकांक्षा कई बार बड़ी मुसीबतें भी आती है। लेकिन अगर थोड़ा सा धैर्य से उन मुसीबतों का हम सामना करें या कोशिश करें उनसे पार पाने की, तो आने वाले जीवन में उसका जो फर्क है, उसका इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव हमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है और तब हमें संतोष होता है और हमें सोचते हैं कि अच्छा हुआ उससे हमने ये कर लिया। और इसके अलावा बेहतर कल के लिए सम्मानजनक रिश्तों का होना भी जरूरी है। कई लोग सिर्फ इसलिए जुड़कर रहना चाहते हैं ताकि वे अपना काम निकलवा सके। अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचानें और उनसे थोड़ी दूरी बनाएं। साथ ही ऐसे दोस्त बनाएं जो सच्चे हो और समय पड़ने पर आपके हित की सोचें। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। कई बार हम जो साथी हमारे होते हैं ना, वो हमारी झूठ-मूठी तारीफ करते रहते हैं बहुत, और हम तारीफों से इतने खुश हो जाते हैं कि हाँ, ये हमारे सच्चे मित्र हैं इसलिए हमारी तारीफ करते हैं। लेकिन सच्चाई को जाने और जो वास्तविकता है उसे पहचाने और ऐसे मित्रों से या ऐसे रिश्तेदारों से या ऐसे पड़ोसियों से या अपने आसपास के ऐसे लोगों से दूर रहे। क्योंकि कई बार जो लोग बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, जब आप मुसीबत में होते हैं, समय पड़ते हैं, पड़ने पर वो बहुत दूर चले जाते हैं और तब आपको बड़ा अफसोस होता है। तो इसके लिए आने वाले जो हमारे दिन हैं उनको बेहतर बनाने के लिए हमें अपने आसपास ऐसे अच्छे लोगों को रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ बातें हैं, जैसे कि आप उधार ना ले बिना वजह। कभी कोई मुसीबत आ जाए तो उस उधार को लेके फिर से आप उसको चुका दें ताकि एक आपकी साख बनी रहे। और दूसरी बात यह है कि आने वाले समय के लिए अपने आप को, स्वयं को अंदर से मजबूत बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर आप अंदर से मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो आने वाली परिस्थितियों का सामना करने में आपको मुश्किल होगी। जी। मेरे रूठे हुए बलमा, अजी रूठे हुए चंदा,
पास तो आओ। मेरे रूठे हुए बलमा, अजी रूठे हुए चंदा, अजी रूठे हुए चंदा, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। जवानी में जमा नजरों से नजरें लड़ ही जाती हैं, जवानी में जमा नजरों से नजरें लड़ ही जाती हैं। मैं समझा लूंगी नजरों को, मैं समझा लूंगी नजरों को, तुम अपने दिल को समझाओ, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। मेरे रूठे हुए बलमा, अजी रूठे हुए चंदा, अजी रूठे हुए चंदा, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। तुम्हारे रेशमी होठों से जो निकला है वो सच है, तुम्हारे रेशमी होठों से जो निकला है वो सच है। जो मैंने तीन नजर से कह गई वो भी समझ जाओ, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। मेरे रूठे हुए बलमा, अजी रूठे हुए चंदा, अजी रूठे हुए चंदा, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। जो ऐसे मुंह बनाओ और भी लगते हो तुम प्यारे, जो ऐसे मुंह बनाओ और भी लगते हो तुम प्यारे, नहीं दुल्हन सजे हो तुम तो लो घूंघट में शर्माओ, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। मेरे रूठे हुए बलमा, अजी रूठे हुए चंदा, अजी रूठे हुए चंदा, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। ये गीत हमने जरा चुलबुला सा गाना था, लेकिन सुनने में बड़ा मजा आया, और इसका जो संगीत है वो तो उसने तो हमारा मन मोह लिया। राजकुमारी की इसमें आवाज थी और बावरे नैन फिल्म का ये गाना था। और अब हमने घड़ी की तरफ नजर डाली तो घड़ी ने टिक टिक करते हुए हमें ये इशारा किया कि भाई अब अपनी बातों को समेटिए, अपने गानों को समेटिए और अगले कार्यक्रम की तैयारी कीजिए। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। नमस्कार।